friends and students, greeting of the day. Welcome to Judicial Adda. In this video lecture, we are going to discuss the Indian Evidence Act 1872. This video session will be beneficial for those who have studied the Indian Evidence Act and are going to appear for PCS judiciary examinations, and also for those who have not studied this act and are unknown to this act. वो स्टूडेंट्स जो इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ चुके हैं उनके लिए ये वीडियो जस्ट एज ए रिकैप होगा. वॉट एवर दे हैव स्टडीड इन एविडेंस एक्ट दे विल बी एबल टू रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग विद इन 10 मिनट्स. एंड वो स्टूडेंट्स जो कि एविडेंस एक्ट को नहीं पढ़े हैं, जिनको अभी एविडेंस एक्ट पढ़ना है, उनको ये पता चल जाएगा कि एविडेंस एक्ट में एक्चुअली है क्या, एविडेंस एक्ट में क्या पढ़ना है और एविडेंस एक्ट को कैसे पढ़ना है, and also what type of approach they should have while studying the evidence act. तो आइए हम एविडेंस एक्ट को समझने की कोशिश करते हैं. So far as this act is concerned, there are 3 parts, 11 chapters and 167 sections. Under part 1 there are 2 chapters, that is about preliminary and relevancy of facts. Preliminary में एविडेंस एक्ट के इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस किया गया है एंड द करस्पॉन्डिंग सेक्शंस आर सेक्शन 1 to 4. चैप्टर 2 में रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट से रिलेटेड प्रोविजंस हैं एंड द करस्पॉन्डिंग सेक्शंस आर सेक्शन 5 to 55. एक्चुअली चैप्टर 2 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस एक्ट. अगर आप रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं, इट मीन्स कि आपने एविडेंस एक्ट के 60% पार्ट को कवर कर लिया है. इस चैप्टर में ये बताया गया है कि किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में कोई फैक्ट जो मेन मुद्दा है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इस बात को प्रूव करने के लिए एविडेंस लीड किया जा सकता है. ना सिर्फ फैक्ट इन इशू, ना सिर्फ मेन मुद्दा, बल्कि जो उस फैक्ट से रिलेटेड अदर फैक्ट्स हैं उसको भी प्रूव करने के लिए एविडेंस को लीड किया जा सकता है. So chapter 2 basically deals with facts which may be given in evidence in order to prove the fact in issue. Come to part 2. Part 2 is all about proof. This part is having 4 chapters, that is chapter 3, 4, 5 and 6. Chapter 3 में ये बताया गया है कि ऐसे कौन से facts हैं जिनको हमें कोर्ट में प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है, कोर्ट उसको खुद नोटिस कर लेती है. And the corresponding sections are section 56 to 58. For example, अगर मैं कोर्ट में यह आर्गुमेंट करते समय कहता हूं कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो कोर्ट मुझसे ये नहीं पूछेगी कि ऐसा कहाँ लिखा है, आप इसे प्रूव करके दिखाइए, आप कैसे कह रहे हैं कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. So there are some facts which actually need not to be proved. Court shall itself notice on these facts. Chapter 4 talks about oral evidence and the corresponding sections are section 59 to 60. Chapter 5 deals with documentary evidence and the corresponding sections are section 61 to 90. इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि प्राइमरी एविडेंस किसे कहते हैं, सेकेंडरी एविडेंस किसे कहते हैं. Chapter 6 deals with circumstances where documentary evidence are given more importance over the oral evidence, and the corresponding sections are section 91 to 100. Part 3 में 5 chapters हैं, that is chapter 7, 8, 9, 10 and 11. Chapter 7 में burden of proof से related provisions हैं. इसमें ये बताया गया है कि किस पर्सन पे burden of proof होगा, and the corresponding sections are section 101 to 114A. इसमें ये बताया गया है कि एक ऐसा पर्सन जो कि कोर्ट से जजमेंट चाहता है अपने लीगल राइट से रिलेटेड, और उसका लीगल राइट किसी फैक्ट्स या रेलेवेंट फैक्ट्स के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस की वजह से अफेक्ट हो रहा है, तो ऐसे पर्सन पे बर्डन ऑफ प्रूफ होगा. चैप्टर 8 में एस्टॉपेल के बारे में डिस्कस किया गया है. Estoppel is a rule by which a party to litigation is stopped from asserting or denying a fact
and the corresponding sections are section 115 to 117. इसमें बताया गया है कि एक पर्सन अगर कोई प्रॉमिस करता है या किसी बात को असर्ट करता है, एक्सेप्ट करता है या डिनाई करता है, जिसके बिलीफ पे, जिसको मानते हुए अदर पार्टी एक्ट अपॉन करती है, तो बाद में वो पर्सन जो कि किसी फैक्ट को एक्सेप्ट करता है या डिनाई करता है, बाद में उस बात से मुकर नहीं सकता, बाद में उस बात को डिनाई नहीं कर सकता. सो दैट इज ऑल अबाउट इस्टॉपेल. चैप्टर 9 में विटनेसेस के बारे में डिस्कस किया गया है. इसमें बताया गया है कि कौन से ऐसे पर्सन है जो कि विटनेसेस के लिए कॉम्पिटेंट हैं. क्या एक ल्यूनेटिक को विटनेस बनाया जा सकता है? क्या एक चाइल्ड को विटनेस बनाया जा सकता है? क्या एक ऐसा पर्सन जो कि क्वेश्चन को समझ ही नहीं रहा है, क्या उसे विटनेस ट्रीट किया जा सकता है? सो दीज आर द प्रोविजंस व्हिच हैव बीन मेंशन्ड अंडर चैप्टर 9 अंडर द हेडिंग विटनेसेस, एंड द करस्पॉन्डिंग सेक्शंस आर सेक्शन 118 टू 134. चैप्टर 10 में एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के बारे में बताया गया है, एंड द करस्पॉन्डिंग सेक्शंस आर सेक्शन 135 टू 166. इसमें यह बताया गया है कि किस ऑर्डर में विटनेस को एग्जामिन करना है. एंड द लास्ट चैप्टर इज चैप्टर 11 दैट टॉक्स अबाउट इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस. देयर इज ओनली वन सेक्शन, दैट इज सेक्शन 167 अंडर दिस चैप्टर. Whatever we have discussed in this video so far, on that basis we can classify the whole act into two parts. That is taking the evidence by court, and on the second part, evaluation. Means कि पहले तो कोर्ट एविडेंस को लेती है, यानी कि एविडेंस कोर्ट में फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स के ऊपर लीड किए जा सकते हैं. अब क्वेश्चन ये भी आता है कि एविडेंस कोर्ट में दिए जाएंगे, वो या तो ओरल एविडेंस हो सकता है या तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकते हैं. मीन्स एविडेंस मे बी गिवन टू द कोर्ट बाय टू वेज. फर्स्ट वन इज ओरली एंड द सेकंड वन इज डॉक्यूमेंट्री. सेकेंड फेज में ये आता है कि कोर्ट उसका इवेल्युएशन कैसे करेगी. So court adopts two concepts to evaluate the evidence, that is proof and the second one is presumption. यानी कि कोर्ट या तो उसको प्रूव मान लेगी, या तो डिसप्रूव्ड मानेगी, या तो नॉट प्रूव्ड मानेगी. सेकेंड मेथड है, सेकेंड कॉन्सेप्ट है प्रिजम्पशन बेसिस पे कोर्ट फैक्ट को प्रिज्यूम करती है. कोर्ट में प्रिज्यूम दैट फैक्ट इज प्रूव्ड, कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट फैक्ट इज प्रूव्ड. एक कंक्लूसिव प्रूफ का भी कॉन्सेप्ट है एविडेंस एक्ट में. सो ये दो क्लास में हम पूरे एविडेंस को डिवाइड कर सकते हैं. आइए हम एविडेंस एक्ट को क्वेश्चन के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं. मीन्स वी कैन क्लासिफाई द होल एविडेंस एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ 4 क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एविडेंस गिवन ऑफ? ऑब्वियसली ऑफ फैक्ट्स. फैक्ट्स के लिए एविडेंस दिए जाते हैं. अब वो फैक्ट्स फैक्ट इन इशू हो सकते हैं, रेलेवेंट फैक्ट्स हो सकते हैं. द सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ द एविडेंस ऑफ सच फैक्ट्स आर गिवन? सो द आंसर इज, द एविडेंस ऑफ सच फैक्ट्स इज गिवन either way of oral evidence or documentary evidence. Third question, on whom does the burden of proof lie? So obviously burden of proof prosecution in charge पे लाई होता है, या एक ऐसा पर्सन जो कि जजमेंट चाहता है कोर्ट से relating to their rights and liabilities. Last question is, what are the evaluation of the facts? ये सब होने के बाद अब कोर्ट उसको इवेल्युएट करेगी फैक्ट्स को, कि ये प्रूव्ड हुआ या डिसप्रूव्ड माना जाएगा या नॉट प्रूव्ड माना जाएगा, या प्रिजम्पशन के बेसिस पे कोर्ट इवेल्युएट कर सकती है. फ्रेंड्स, यहाँ तक के लेक्चर में मैंने कई बार कोर्ट वर्ड का यूज़ किया, फैक्ट्स वर्ड का यूज़ किया, फैक्ट इन इशू, रेलेवेंट फैक्ट्स, एविडेंस, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, ऐसे कई सारे वर्ड्स का यूज़ किया है मैंने. मैं जानता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी इसको समझने में.
बट इस वीडियो का मतलब सिर्फ इतना था कि आपको ये पता चल जाए कि कौन से प्रोविजंस कहाँ पे दिए गए हैं और एक्चुअली एविडेंस एक्ट है क्या, इसे आपको कैसे पढ़ना है. एक्चुअली दीज आर द टर्म्स which have been defined under interpretation clause of this act. So in the next video we will discuss the interpretation clause of evidence act so that you can come to know what actually the meaning of these terminologies. I hope कि ये वीडियो आपको informative लगा होगा. If you want to know more about Judicial Adda, you may kindly visit our official website, that is www.judicialadda.in, and please like, subscribe and share my videos. Thank you so much.